दक्षिण एशिया यानी हमारा ये इलाका दुनिया की सबसे अनोखी जगहों में से एक है। ये वो जगह है जहाँ बड़े बड़े देश बने, खूब तरक्की की और फिर मिट्टी में मिल गए। ताकतवर मुगल, अमीर मौर्य और समझदार गुप्त राजा, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस धरती पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के मिले जुले इतिहास का एक ऐसा दौर भी है जो जितना मशहूर है उतना ही रहस्यों से भरा है। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी यानी इंडस वैली की सभ्यता की। ये दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। इसके शानदार तरीके से बसे शहरों और बड़ी बड़ी इमारतों ने आज के जानकारों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। आज भी बड़े बड़े विद्वान इस बात पर बहस करते हैं कि आखिर ये लोग कौन थे। 3300 ईसा पूर्व में शुरू होने से लेकर 1300 ईसा पूर्व में खत्म होने तक सिंधु घाटी के लोगों ने एक ऐसी शानदार दुनिया बसाई थी जिसे समझना बहुत जरूरी है। आखिर ये सिंधु घाटी क्या थी, यहाँ रहने वाले लोग कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे। दोस्तों, अगर आपको इतिहास के ऐसे रहस्य पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं। अगर हम पुराने सदूतों को देखें तो ये सभ्यता पूरे दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम इलाकों में फैली हुई थी। इसके निशान आज के भारत के राजस्थान और गुजरात में और पाकिस्तान के बहुत बड़े हिस्से में मिलते हैं। इसमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ऐसे बड़े शहर शामिल हैं। ये सभ्यता लगभग 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर के बड़े इलाके में फैली थी, जहाँ जंगल, रेगिस्तान और घास के मैदान सब कुछ था। अलग अलग मौसम की वजह से यहाँ के लोग बहुत समझदार हो गए थे। वे खेती के ऐसे स्मार्ट तरीके जानते थे जिनसे एक ही खेत में अलग अलग फसलें उगाई जा सके। माना जाता है कि इस कल्चर की शुरुआत पत्थर के जमाने की पुरानी बस्तियों से हुई थी, जैसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में मेहरगढ़। यहीं पर पहली बार लोग बसना शुरू हुए, जो बाद में सिंधु घाटी के बड़े शहरों में बदल गए। वैसे तो हम हमेशा सिर्फ शहरों की ही बात करते हैं, लेकिन नए जानकार बताते हैं कि जब ये शहर अपनी सबसे बड़ी ऊंचाइयों पर थे, तब भी सिंधु घाटी के ज्यादातर लोग गांवों में ही रहा करते थे। लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास मेहरगढ़ जैसी बस्तियां उभरना शुरू हुईं। अगले कुछ हजार सालों तक व्यापार और खेती के नए तरीकों ने इन छोटे छोटे कस्बों को बड़े शहरों में बदल दिया। यहाँ खास बात ये थी कि एक तरफ तो शानदार शहर बन रहे थे, तो दूसरी तरफ आज की ही तरह देहाती और खानाबदोश लोग भी अपनी सादगी से रह रहे थे। 5000 ईसा पूर्व आते आते उत्तर पश्चिम इलाके में मिट्टी के बर्तनों के अपने खास स्टाइल वाले बड़े बड़े केंद्र बन चुके थे। इसे इतिहास में वो दौर कहा जाता है जब बस्तियां बड़ी होकर शहरों की शक्ल लेने लगी और उन्होंने आसपास के गांवों के साथ सामान के लेन देन का एक मजबूत नेटवर्क तैयार कर लिया। इसी दौरान एक और बड़ा बदलाव आया। लोगों ने अपने खास काम या पेशे चुनना शुरू किए। जैसे कुछ लोग सिर्फ मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, तो कुछ कीमती मोती तैयार करने लगे। इससे पहले गांवों में लोग लगभग हर काम खुद थोड़ा बहुत कर लेते थे, लेकिन अब काम को बांट दिया गया था। शहरों में तो ये बदलाव तेजी से आया, पर गांवों में जिंदगी पहले की तरह ही सादगी से चलती रही। बस अब वे शहरों के साथ व्यापार करने लगे थे। आखिरकार 3300 ईसा पूर्व में ये बस्तियां बहुत बड़े शहरों में बदल गईं और यहीं से शुरू हुआ वो दौर जिसे जानकार शुरुआती हड़प्पा काल कहते हैं। वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या आप भी कभी किसी पुराने म्यूजियम में गए हैं। शुरुआती हड़प्पा काल में ही वे बड़े शहर बने जिनके लिए सिंधु घाटी सभ्यता आज पूरी दुनिया में जानी जाती है। यहाँ कारीगरों के लिए अलग इलाके बनाए गए थे जहाँ वे शानदार चीजें तैयार करते थे। ये शहर एक दूसरे से काफी दूर थे, लेकिन फिर भी व्यापार और संस्कृति के जरिए आपस में गहराई से जुड़े हुए थे। इस सभ्यता के मुख्य शहरों में हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, राखीगढ़ी, गनेरीवाला और धोलावीरा जैसे नाम शामिल थे। इन्हीं शहरों की वजह से 20वीं सदी की शुरुआत में सिंधु घाटी सभ्यता मशहूर हुई, जब खुदाई के दौरान इन शानदार इमारतों का पता चला। बड़े शहरों के अलावा कई छोटे गांव भी बेहतरीन कारीगरी के लिए मशहूर थे। इस पूरे दौर को देखकर ऐसा लगता है कि मानो पूरा इलाका एक होकर तरक्की कर रहा था, जहां शहरों ने खास कारीगरों को जगह दी और व्यापार के जरिए सबको एक लड़ी में पिरो दिया। इस दौर में सिंधु घाटी की कला और चीजों को बनाने के तरीके में एक जैसी चमक दिखाई देने लगी और सामान भी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से बनने लगा। शुरुआती दौर के बाद आया मैच्योर हड़प्पा पीरियड 2600 BCE से 1900 BCE तक, जो इस सभ्यता का सबसे सुनहरा समय था। इस दौरान सिंधु घाटी की तरक्की आसमान छू रही थी। यहाँ के लोग कीमती मोतियों, मिट्टी की सुंदर मूर्तियों और नीले रंग के बेहद महंगे पत्थर लैपिस लाजुली से खजाने तैयार करते थे। सिंधु घाटी के लोग बहुत मेहनती थे। वे अपनी संस्कृति को बढ़ाने और नई चीजें बनाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनकी तरक्की का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हजारों मील दूर बसे
मेसोपोटामिया के पुराने रिकॉर्ड्स में मेलुहा नाम के एक अमीर राज्य का जिक्र मिलता है, जिसे कई जानकार सिंधु घाटी ही मानते हैं। असल में सिंधु घाटी उस जमाने का एक बड़ा इंडस्ट्रियल इलाका था, जहाँ हजारों कारीगर ऐशो आराम की चीजें बनाते थे और उन्हें विदेशों में भेजते थे। हैरानी की बात यह है कि इस तरक्की के दौरान गुजरात जैसी कुछ जगहों की अपनी पुरानी पहचान मिट गई और वे पूरी तरह सिंधु रंग में रंग गए। जानकार मानते हैं कि शायद कुछ इलाकों पर कब्जा किया गया था, लेकिन हम दावे के साथ कुछ नहीं कह सकते। फिर भी ये समय नई खोजों और व्यापार की शान का दौर था, जहाँ गांव, शहर और खाना बदोश लोग मिलकर एक शानदार संस्कृति बना रहे थे। आइए अब देखते हैं कि उस जमाने के गाँव और शहरों में आम जिंदगी कैसी थी। कांसे के उस दौर में गाँव की जिंदगी आज के दक्षिण एशिया के गाँव से काफी मिलती जुलती थी। लोग पशु पालते थे और खेती करते थे। रिसर्च से पता चलता है कि सिंधु घाटी के किसान इंटरक्रॉपिंग तकनीक का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब है कि वे साल के अलग अलग समय में अलग अलग फसलें उगाते थे और मिट्टी की ताकत बनाए रखने के लिए जमीन को बीच बीच में आराम भी देते थे। ये तरीका आज भी कई किसान अपनाते हैं, जो दिखाता है कि उस वक्त के किसान कितने समझदार और आधुनिक थे। किसानों के अलावा कुछ लोग खाना बदोश थे, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। हालांकि हम उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन माना जाता है कि वे गाँव और शहरों के बीच सामान पहुँचाने का जरूरी काम करते थे। लेकिन सिंधु घाटी की असली पहचान तो उसके बड़े शहर ही थे, जो अपनी खास बनावट और प्लानिंग की वजह से आज भी दुनिया को हैरान कर देते हैं। हर शहर की अपनी एक अलग खूबी थी, जो उसे दूसरों से खास बनाती थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो में एक बड़ा किला और नहाने के लिए एक ग्रेट बाथ था, तो वहीं धोलावीरा अपने विशाल बंदरगाह के लिए मशहूर था। पुराने सिंधु शहर अक्सर अलग अलग हिस्सों में बटे होते थे। ये खास इलाके शायद बड़े अफसरों या फिर माहिर कारीगरों के रहने के लिए बनाए गए थे। इन हिस्सों में कुछ ऐसे दफ्तर भी थे जो सामान के बनने और उसकी क्वालिटी पर नजर रखते थे। वहाँ बहुत सारी सील या मोहरें मिली हैं, जिनका इस्तेमाल शायद सामान के असली होने की गारंटी के तौर पर किया जाता था, जैसे आज के दौर में मेड इन इंडिया का ठप्पा होता है। शहर के दूसरे इलाकों में खास चीजें बनाई जाती थीं, जैसे कि मशहूर मोतियां, सीप की चूड़ियां और मिट्टी के वो बर्तन जिन्हें लोग खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। सिंधु घाटी के शहरों में एक और कमाल की बात थी, जो उन्हें मिस्र और मेसोपोटामिया से अलग बनाती थी। जहाँ उन सभ्यताओं में बड़ी इमारतें सिर्फ राजाओं या पुजारियों के लिए होती थी, वहीं सिंधु घाटी की बड़ी इमारतें आम जनता के लिए खुली थी। मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ इसका सबसे बड़ा सबूत है। वहाँ पानी की निकासी और सफाई का इतना जबरदस्त इंतजाम था कि पूरी शहर की जनता उसका इस्तेमाल कर सकती थी। कुल मिलाकर सिंधु घाटी के ये शहर आसपास के इलाकों से कच्चा माल मंगवाते थे और फिर उनसे इतनी खूबसूरत चीजें तैयार करते थे, जो हजारों मील दूर मेसोपोटामिया तक भेजी जाती थी। शहर और गांव एक दूसरे के बिना अधूरे थे। गांव शहरों को अनाज देते थे और बदले में शहर उन्हें तैयार माल भेजते थे। गांव इस पूरी संस्कृति की नींव थे, जबकि शहर ऐसी जगह थे जहां लोग आपस में मिलते थे और त्योहार मनाते थे। अब बात करते हैं सिंधु घाटी के व्यापार की, जो शायद उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। इस सभ्यता के अंदर व्यापार का एक बहुत बड़ा जाल फैला हुआ था। शोर टुगई जैसी जगहों से नीले रंग का कीमती पत्थर लैपिस लाजुली मंगवाया जाता था। ये कीमती सामान पहले बड़े शहरों में पहुंचता था। वहां कारीगर इनसे नई और सुंदर चीजें बनाते थे और फिर इन्हें दूर दूर तक बेचा जाता था। असल में सिंधु घाटी की चीजें अपनी सीमाओं को पार कर गंगा के मैदानों से लेकर मेसोपोटामिया तक पहुंच गई थी। ये समझने के लिए कि उस दौर का भारतीय व्यापार नेटवर्क कितना बड़ा था, आइए एक सिंधु नाविक यानी नाव चलाने वाले के साथ एक काल्पनिक सफर पर चलते हैं। इस व्यापारी ने अपने जहाज में सिंधु सभ्यता के हर हिस्से का बेहतरीन सामान इकट्ठा किया है। धौलावीरा से सीप की चूड़ियां, मोहनजोदड़ो से चमकीले मोती और हड़प्पा से कीमती नीले पत्थर। वो अपनी आखिरी यात्रा के लिए तैयार है और जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा होकर पश्चिम की ओर देख रहा है। वो अपनी यात्रा तब शुरू करता है जब मानसून की हवाएं पश्चिम की ओर बहती हैं। वो धौलावीरा से निकलता है और आज के ईरान के तटों पर छोटे छोटे शहरों में रुकता हुआ आगे बढ़ता है। आखिरकार उसे फारस की खाड़ी दिखाई देती है, जहां वो सामान का लेन देन करने के लिए रुकता है। वो पूरी सर्दियां वहीं बिताता है और मानसून की हवाओं के बदलने का इंतजार करता है। वो उस शहर के उन इलाकों में रहता है जहाँ उसके अपने देश के व्यापारी साथी रुकते हैं। फिर जैसे ही हवाएं बदलती हैं, वो पश्चिम का कीमती सामान लेकर वापस सिंधु घाटी की ओर चल देता है। ये काल्पनिक कहानी हमें दिखाती है कि कैसे सिंधु घाटी के लोगों ने पूरी दुनिया के साथ अपनी संस्कृति और विचारों को साझा किया। फारस की खाड़ी पर सिंधु सभ्यता का असर बहुत गहरा था। आज के बहरीन में मौजूद दिलमुन नाम का छोटा सा राज्य सिंधु घाटी के सामान का बहुत बड़ा खरीदार था। वहाँ के अमीरों ने जो सरकारी मोहरें यानी सील्स बनवाई, वे सिंधु की चौकोर मोहरों और मेसोपोटामिया की गोल मोहरों का एक मिला जुला और सुंदर रूप
रूप थीं। आज की यूनाइटेड अरब अमीरात्स यानी यूएई और ओमान जैसी जगहों पर भी सिंधु घाटी के बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन और सामान मिले हैं। ओमान में तो एक जगह ऐसी मिली है जहां दफनाने के तरीके और रहन सहन बिल्कुल सिंधु घाटी जैसा था। शायद हमारे काल्पनिक नाविक की तरह कई व्यापारी वहां मॉनसून से बचने के लिए रुकते थे, या फिर हो सकता है कि वहां सिंधु घाटी के लोग हमेशा के लिए बस गए हों और अपनी परंपराएं फैला रहे हों। कमेंट में बताएं कि क्या आप जानते थे कि हमारे पूर्वज समंदर के इतने बड़े खिलाड़ी थे। अब बात करते हैं सिंधु घाटी के रहन सहन और संस्कृति की, लेकिन ये काम थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे पास उनके बारे में लिखा हुआ कोई पुख्ता सबूत या किताब नहीं है। हड़प्पा की खुदाई करने वाले शुरुआती जानकारों में से एक सर जॉन मार्शल का मानना था कि सिंधु घाटी एक ऐसा समाज था जहां सब बराबर थे। उन्हें ऐसा इसलिए लगा क्योंकि वहां के घर लगभग एक ही साइज के थे। लेकिन सर मॉर्टिमर व्हीलर की सोच इसके उलट थी। उन्हें लगा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के ये शहर किसी बड़े राजा के अंडर थे, क्योंकि वहां की बड़ी इमारतें उन्हें किसी महल जैसी लगती थीं। आज भी जानकारों के बीच ये बहस जारी है। हालांकि अगर हम वहां मिली कब्रों को देखें तो उनमें कोई बहुत कीमती खजाना नहीं मिला है। इससे पता चलता है कि वहां अमीर गरीब का भेदभाव बहुत कम था और लोग मिलजुल कर बराबरी से रहते थे। इसके अलावा सिंधु घाटी की ज्यादातर आबादी शहरों में नहीं बल्कि छोटे गांवों में रहती थी, जहां जिंदगी और भी सादी और बराबर थी। सिंधु घाटी की लिखावट भी आज तक एक बड़ा राज बनी हुई है। पत्थरों की मुहरों पर कुछ निशान तो मिलते हैं, लेकिन आज तक कोई भी इनका मतलब नहीं समझ पाया है। कुछ जानकार तो ये भी कहते हैं कि शायद ये कोई पूरी भाषा थी ही नहीं, बल्कि कुछ खास निशान थे। उनका धर्म कैसा था ये भी हम पक्के तौर पर नहीं जानते। कुछ मोहरों पर एक आदमी को पालथी मारकर बैठे दिखाया गया है, जिसके पास बैल और बाघ हैं। कुछ लोग इसे भगवान शिव का पुराना रूप मानते हैं, लेकिन बहुत से जानकार इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि शिव की पूजा बहुत बाद में शुरू हुई थी। खुदाई में मिट्टी की बहुत सी मूर्तियां भी मिली हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि शायद वे कुदरत या किसी देवी की पूजा करते थे। एक और बड़ा सवाल ये है कि क्या सिंधु घाटी के लोग पूरी तरह शांति प्रिय थे? खुदाई में कुछ हथियार और औजार तो मिले हैं, लेकिन वे इतनी कम गिनती में हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि वहां शायद ही कभी कोई बड़ी जंग हुई होगी। ये सभ्यता अपने मसलों को बहुत ही शांति से सुलझाती थी। सिंधु घाटी की जो तस्वीर हमारे सामने आती है वो धुंधली तो है, लेकिन बहुत शानदार है। ये एक ऐसी सभ्यता थी जो बहुत बड़े इलाके में फैली थी, फिर भी वहां के लोग शांति और बराबरी के साथ अपनी जिंदगी जीते थे। सिंधु घाटी का अंत। जैसे ही मैच्योर हड़प्पा काल खत्म हुआ, सिंधु घाटी की चमक फीकी पड़ने लगी। साल 1900 से 1300 ईसा पूर्व के दौर को लेट हड़प्पा पीरियड कहा जाता है, जिसमें बड़े बड़े शहर धीरे धीरे खाली होने लगे थे। ऐसा नहीं था कि सब कुछ एक साथ खत्म हो गया, बल्कि कुछ शहर बहुत धीरे धीरे वीरान हुए। शहर के कुछ हिस्सों में लोग रहते रहे, जबकि बाकी हिस्से खंडर बन गए। इस पतन यानी खात्मे को लेकर कई बातें कही जाती हैं। एक पुरानी थियरी आर्यन आक्रमण की है, जिसके मुताबिक बाहर से आए लोगों ने इस इलाके को जीत लिया और सिंधु सभ्यता को खत्म कर दिया। हालांकि मोहनजोदड़ो जैसी कुछ जगहों पर इंसानी कंकाल तो मिले हैं, लेकिन पूरी सभ्यता में कहीं भी बड़े पैमाने पर जंग या तबाही का कोई सबूत नहीं मिला है। इसलिए आज के दौर में जानकार इस थियरी को सही नहीं मानते। दूसरी और सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज यानी मौसम में बदलाव को माना जाता है। रिसर्च से पता चला है कि उस दौरान मौसम में बड़े बदलाव आए थे। हालांकि शहर इन बदलावों के कई सालों तक भी बसे रहे, लेकिन धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ती गईं। ऐसा लगता है कि मौसम की चुनौतियों की वजह से शहरों में रहना मुश्किल हो गया था। इसी वजह से लोग शहरों को छोड़कर वापस गांवों की ओर चले गए, क्योंकि गांव के लोगों ने बदलती हुई कुदरत के हिसाब से खुद को ढाल लिया था। 1300 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी के बड़े शहर पूरी तरह खत्म हो चुके थे। इसके बाद करीब 800 से 700 ईसा पूर्व तक ये पूरा इलाका छोटे छोटे गांवों में ही सिमटा रहा। सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के बाद भी दक्षिण एशिया का इतिहास थमा नहीं। आगे चलकर यहाँ फिर से शहरों के बसने का दौर शुरू हुआ, जिससे नए नए राज्य बने और ब्राह्मण, बौद्ध, जैन और आजीविक जैसे धर्मों और विचारों का जन्म हुआ। हालांकि हम आज भी पूरी तरह ये नहीं जानते कि सिंधु घाटी के लोग असल में कौन थे, लेकिन हमने उनके बारे में कई हैरान करने वाली बातें जान ली हैं। हमने देखा कि वे खेती और हुनर के मामले में अपने समय से हजारों साल आगे थे। वे मेसोपोटामिया और बाकी भारत के साथ समंदर के रास्ते व्यापार करते थे और एक दूसरे की संस्कृति को अपनाते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि शायद ये एक ऐसा समाज था जहाँ सब बराबर थे और लोग शांति से रहना पसंद करते थे। दुनिया के इतिहास में सिंधु घाटी हमें सिखाती है कि कैसे एक समाज ने बड़े बदलावों का सामना किया और अपने लोगों को आज़ादी देते हुए तरक्की की ऊंचाइयों को छुआ। आज जब आप मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या धोलावीरा के खंडरों को देखते हैं तो आप दुनिया की सबसे दिलचस्प सभ्यताओं में से एक को महसूस करते हैं। पुराने जमाने की और भी सभ्यताओं के बारे में हमारे वीडियो आने वाले हैं। अगर आप इतिहास की इन रोमांचक कहानियों को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी एक छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है।